इस प्रथम पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा में सुदूर राजस्थान की राजधानी से चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया भाई सतीश जी पूनिया साहब, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने बड़ी संख्या में बैठे इस चूरू जिले के अलग अलग गांव से आए हुए जयनारायण जी को जानने वाले मानने वाले मोतियों से महंगे किसान भाइयों, और इस श्रद्धांजलि सभा में जयनारायण जी की विरासत को, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने वाले प्रोफेसर दलीप सिंह जी, उनके परिवारजन और मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन उसकी मृत्यु का समय अदृश्य शक्ति तय कर देती है। पर कुछ ऐसे कर्मवीर होते हैं जो अपने कर्म से, अपने विचार से ऐसी रेखाएं खींच जाते हैं कि लंबे समय तक उन यादों के झरोखों को हम मिटा नहीं सकते। हमें उनके वो कर्तव्य हमेशा याद रहते हैं। कैसा संयोग रहा, जयनारायण जी पूनिया और मैं तारानगर में आमने सामने चुनावी दंगल में उतर गए, और उसके अगले चुनाव में जयनारायण जी को मैं ही प्रार्थना करने गया कि जयनारायण जी, आदर्श व्यक्तित्व की इस राजस्थान की विधानसभा में आवश्यकता है। आप तारानगर से चुनाव लड़ो, मैं आपका सारथी हूंगा। और मैं समझता हूं कि मैंने जितना उस व्यक्ति को देखा और जितना समझा, मैंने राष्ट्रपिता गांधी को नहीं देखा। उनके बारे में पढ़ा जरूर, पर मैंने इस चूरू के गांधी को चलते फिरते देखा, काम करते देखा। कितना लंबा समय गुजरा। मुझसे पहले उनके जीवन वृत्तांत के बारे में कई वक्ताओं ने बात कही, और मैं समझता हूं कि 1977 में इस राजस्थान राज्य के स्वाधीन निर्माण मंत्री से लेकर 2018 में विधायक के रूप में, और आज से 1 वर्ष पहले एक जागरूक किसान और धरती पुत्र के रूप में हमने उनको काम करते देखा। लंबा कालखंड चला, और कोई माई का लाल मुझे ऐसा नहीं मिला जो जयनारायण जी के लिए कोई भी ऐसी बात कह दे। मैं खुद जब उनके सामने चुनावी दंगल में था, मैं कांग्रेस के बारे में बात करता था, कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में बात करता था, और मुझे जब कभी कहा किसी ने कि जयनारायण जी तो उम्मीदवार है, तो मुझे ढूंढने से कोई कमी उस व्यक्ति में मिली नहीं। उनके बारे में एक शब्द नहीं निकलता था। जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे बेदाग व्यक्तित्व को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनकी सरलता, उनकी सादगी, अगर मैं उनको कहूं कि राजनीति में आजाद शत्रु किसी को देखना है, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसका नाम इस चूरू जिले के किसान नेता जयनारायण पूनिया का नाम है। कितनी विचित्र बात है अध्यक्ष जी, मैं अभी एक दुकान पर आपके आगमन से पहले रुका। आड़त की दुकान है, अपने ही कार्यकर्ता की दुकान है। वहां मुझे एक किसान मिला और कहने लगा, आज अगर डोकरा होता तो आज जो मैं बाजरी लेकर आया हूं, इस बाजरी के मूल्य में झूपा में जो बाजरी बिकी रही है, उसके मूल्य में 600-700 रुपए का अंतर है, उसकी बात जरूर करता है।
कितना विश्वास उस व्यक्ति में। निश्चित तौर पर यहां के किसान के मन का दर्द उसने समझा। उस किसान ने अपना दर्द प्रकट इस रूप में किया। आज हम सब जानते हैं सर्वाधिक बाजरा राजस्थान उत्पादित करता है और राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा हमारा चुरू जिला उत्पादित करता है और उसके अंदर ये राजगढ़ तहसील। विडम्बना, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा, मुझे दो बातें जयनारायण जी की याद आती हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री था, जब कभी विधानसभा में बोलने का क्रम हम निश्चित करते थे तो किसान और किसानी पर बात करने के लिए जयनारायण जी को कहते थे और जयनारायण जी के मन में एक ही दर्द था कि इस मुल्क में कोई भी उद्योगपति किसी चीज का निर्माण करता है, किसी जीप से लेकर कार का निर्माण करता है, अपनी लागत को जोड़कर मूल्य खुद निर्धारित करता है। यह कबीरा किसान है जिसकी फसल व्यापारी तय करता है, 1, 2, 3 की बोली लगाता है। मैंने कई बार उस व्यक्ति को मैंने एक रूप और देखा अध्यक्ष उनका। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर जितना अध्ययन मैंने जयनारायण जी पूनिया का देखा, कब 2007 में बना, 2014 तक उसकी रिपोर्ट किस रूप में लगी, क्यों नहीं लागू की गई, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पर पूरी रिपोर्ट के आधार पर किसान के कल्याण के लिए अगर किसी व्यक्ति में सोच था तो जयनारायण जी के अंदर। आज हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करने आए हैं। हमेशा कई तरह की बातें राजस्थान की विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था की बातें करते थे। यहां जब भी मिलते थे, एक बात की चिंता जो मुझसे पहले वक्ता ने कही कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और इस राजगढ़ के अंदर जिस प्रकार की गैंग पनप रही थी और जिस प्रकार की गैंग पनपी हुई है, समानांतर गैंगस्टर का शासन चल रहा है, उसके बारे में चिंता करते थे हमेशा और हमेशा कहते थे ये माफिया आज राजनीतिक दलों के आधार में आकर और हमें मजबूर करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस भयमुक्त राजनीति के वो कितने प्रबल पक्षधर थे। अध्यक्ष जी, ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। ये इलाका आपका है अध्यक्ष जी। इस इलाके में आजकल जो हो रहा है वो दर्द आज भी कई किसानों के मन में है। जिस प्रकार की रंगदारी चौथ वसूली हो रही है, आज जब मैं यहां आ रहा था, आप ही के सहयोगी राधे श्याम जी की फैक्ट्री में रुका। राधे श्याम जी की फैक्ट्री में 3 गनमैन खड़े। मैंने कहा राधे श्याम जी आजकल गनमैन, बोले भाई साहब टेलीफोन आया हुआ है, 50 लाख की फिरौती दे देना वरना सेठ के जीवन के साथ क्या होगा। अब जब इस प्रकार के वातावरण के अंदर जयनारायण जी बेखौफ राजनीति की बात किया करते थे तो लगता है कि वो दूर से देखकर हमें प्रेरित कर रहे हैं। सादगी सरलता के साथ साथ मूल्य के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने के अगर कोई पक्षधर थे, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सही कहा, कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर मैंने जयनारायण जी को कभी गुस्सा करते नहीं देखा और वो पहले व्यक्ति है। उनके परिवार में हमें यदा कदा महावीर जी उनके साथ घूमते दिखते थे, पर अपनी राजनीति के अंदर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं और मेरे बाद में मेरा परिवार, मैं प्रोफेसर दिलीप पूनिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, बहुत इच्छा थी कुछ बातें मैं कहूं, पर इस मंच की मर्यादाएं हैं, इस जिले की हालात और अपनी बातों को मैं कुछ बोल दूंगा तो कहेंगे कि इस मंच पर मैं राजनीति कर रहा हूं। पर मैं समझता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें फिर एक जयनारायण जी की जरूरत है। और कहते हैं हालात ने भगत सिंह को पैदा किया। भगत सिंह जब जंग आजादी के समय में एक विद्यार्थी थे और मां भारती के पैरों में जब गुलामी देखी, हालात ने जगह कुछ एक जज्बाती नौजवान को फांसी के फंदे तक चूमने के लिए मजबूर किया। इस इलाके के हालात कुछ कहते हैं
और मैं समझता हूं मौका आएगा जब उन पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आज एक व्यक्तित्व को, एक धरा के पुत्र को, एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन के अंदर राजनीतिक व्यक्ति के रूप से ज्यादा समाज सुधारक के रूप में आया, मैं समझता हूं जब वो जाते थे सभाओं के अंदर अपने यहां हुक्का पीना, चिलम पीना आम बात थी, खड़े होकर पहले कहते थे इसको बंद करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। कई बार मैंने देखा एक साथ एक झुंड उठता था चुनाव की सभा में, जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये बात कहते थे कि झुंड उठता 20 आदमियों को दूर जाकर बैठ जाता। मैं कहता था जयनारायण जी आज अपने कुछ मांगने आए हैं, तो कहते मांगो, मिले नहीं मिले, पर इन लोगों को चेताएगा कौन? इन लोगों की जीवन पद्धति पर एक स्वस्थ जीवन पद्धति जिए इसके लिए कौन इनको प्रेरित करेगा अगर आप और हम नहीं बोलेंगे? ऐसा स्पष्ट व्यक्तित्व था। और मैं दिलीप जी, आपने इस मंच पर जयनारायण जी को श्रद्धासुमन प्रकट करने के लिए उनको जानने वाले, मानने वाले, और मैं समझता हूं अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका में उनके साथ काम करने वाले लोगों को उनके प्रेरणाप्रद बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके इस व्यक्तित्व को, उनके संस्कारों को जो आपने एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में देखा है, उनको अधिग्रहण किया है, आप सेवानिवृत्त हुए हो, हमें अच्छा लगा। आप जैसे शिक्षाविद को अपने पिता के सिद्धांतों को, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सब लोग आए, आपको मैं मेरे श्रद्धासुमन प्रकट करते हुए, क्योंकि अध्यक्ष जी को आगे निकलना है, आप सबका आभार तो क्या व्यक्त करूं। ये दिन बोझिल दिन भी है, ये दिन इस प्रेरणाकुंज से प्रेरणा लेकर हम इस जिले की सुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।